नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज हम आपको पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से बताएंगे कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज असामयिक निधन हो गया है। और आज सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया और वे 66 साल के थे। पूरे इस हादसे ने देश को झकझोरा। प्रधानमंत्री से लेकर के हर एक छोटे मोटे कार्यकर्ता तक आज ट्वीट करते नजर आए। और हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर सहित कुल 5 लोगों की जान चली गई है। जबकि दूसरी खबर आपको एक रक्तदान शिविर के बारे में बताएंगे जो हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर पर लौटते हैं। आज सुबह महाराष्ट्र की राजनीति, प्रशासन और सत्ता के गलियारों में एक ऐसा सन्नाटा पसरा जैसा किसी बड़े राष्ट्रीय संकट के वक्त पसरा करता है या देखने को मिलता है। क्योंकि खबर आई है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एक चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और ये कहा भी जा रहा है और ये खबर भी आपके सामने है कि ये हादसा आज करीब 8:45 पर यानी कि 8:45 बजे हुआ, जब मुंबई से सुबह लगभग 8:10 पर अजित पवार रवाना हुए। एयरजेट 45 यानी कि एक विमान जिसका नाम है एयरजेट 45, ये बारामती में उतरने की कोशिश ही कर रहा था कि क्रैश हो गया। दुर्घटनाग्रस्त इस विमान में डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ उनके सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर सवार थे। और इस दुर्घटना में कुल 5 लोगों के मारे जाने की सूचना भी सामने आ रही है। और आपने विभिन्न मीडिया चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर देखा कि किस तरीके से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और इस पूरे विमान में अजित पवार का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा था और सुबह तक ये खबर भी थी। लेकिन अब पुष्टि हो चुकी है कि अजित पवार इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। घटना स्थल से आई तस्वीरों और वीडियो को देख करके सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयावह है और दुर्घटना कितनी दर्दनाक रही होगी। क्योंकि विमान जैसे रनवे से पहले ही नीचे गिरा वैसे ही उसमें भीषण आग लग गई और कुछ ही क्षणों में पूरा विमान धू धू करके जल उठा। आग की लपटें आसमान की ओर उठती रही और एक धुएं का एक विशाल गुब्बारा पूरे इलाके में छा गया। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि टकराते ही आग का एक गोला बनता है ये विमान और सेकंडों में वे पूरे विमान को आग का घेरा है, वो गोला है, वो निगल लेता है। मौके पर मौजूद लोगों के लिए ये दृश्य किसी डरावने सपने से भी कम नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस लेयरजेट 45 विमान में डिप्टी सीएम थे उसके को पायलट सांभवी पाठक भी इस हादसे में शामिल थी और उनके निधन की खबर भी सामने आई करीबन सुबह 10 बजे के आसपास। और बताया जा रहा है कि सांभवी पाठक का परिवार वर्तमान में दिल्ली में निवास करता है और उनके परिजन इस खबर से गहरे सदमे में है। और सूत्रों के अनुसार अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत समिति चुनावों के सिलसिले में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे। और ये वही बारामती है जो उनकी राजनीति का एक केंद्र रही है और जहाँ से उनका राजनीतिक एक कद बना है। और केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर पहली बार लैंडिंग की कोशिश की लेकिन रनवे स्पष्ट दिखाई नहीं दिया और इसके कारण विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले जाया गया। और इसके बाद रनवे फर्स्ट पर दूसरी बार लैंडिंग का फिर से प्रयास किया गया लेकिन इसी दौरान विमान संतुलन खो बैठा और रनवे से पहले ही नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही ये आग के घेरे में, आग के गोले में तब्दील हो गया क्योंकि उनमें फ्यूल होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि दुर्घटना के समय न तो कोई कॉल रेड इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया न ही कोई मेडे कॉल दी गई। और यही बात अब जांच का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल बन गई है क्योंकि विमान के पायलट के पास करीब 16,000 घंटे का और को पायलट के पास लगभग 1500 घंटे का एक उड़ान का अनुभव भी बताया जा रहा है। और ऐसे अनुभवी क्रू के रहते इमरजेंसी कॉल न जाना कई सवाल खड़े करता है और कई नेताओं ने इस पर संदेह भी जताया है। हादसे के बाद पुलिस, जिला प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची लेकिन आग की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी
कि हालात पर काबू पाने में बहुत समय लगा। चारों तरफ सिर्फ जली हुई धातु, राख और मलबे का ढेर दिखाई दे रहा था और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की घड़ी को देखकर उनके शव की पहचान की गई। और इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारामती पहुंचने की खबरें भी सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने एहतियात बरतते हुए स्कूलों में अवकाश और 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की है। अंतिम संस्कार को लेकर भी ये जानकारी दी जा रही है कि गुरुवार कल 11 बजे बारामती में ये तय किया जा सकता है कि इनका अंतिम संस्कार किस जगह पर होगा। और वहीं पे अजीत पवार के चाचा शरद पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके 2 बेटे बहन सुप्रिया शोले के बारामती पहुंचने की खबर भी आज दिन पर चल रही थी। पूरे इलाके में शौक और अनिश्चितता का एक माहौल है और लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। क्या विमान को लेकर के कोई भी सेफ्टी तरीका नहीं है? और ये हादसा महाराष्ट्र की राजनीति के लिए इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि अजीत पवार केवल एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता नहीं थे, बल्कि सत्ता की राजनीति में एक मजबूत और एक निर्णायक भूमिका निभाने वाले चेहरे रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके ये बात बताई कि वे जन नेता थे और ये बहुत दुखद विषय है। उनकी पार्टी एनसीपी भाजपा शिवसेना गठबंधन का एक हिस्सा रही है और पार्टी के कुल 41 विधायक बताए जा रहे हैं, जिनमें से 7 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री शामिल है। ऐसे में ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ी नहीं है, बल्कि सरकार की स्थिरता, सत्ता के संतुलन और आने वाले राजनीतिक फैसलों से भी जुड़ जाती हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है कि यदि मीडिया रिपोर्ट्स में बताए जा रहे दावे सही है तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो जाएगा। इधर जो विमान एक्सीडेंट एक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लिए जाने जाते हैं, यानी कि AAIB ने इस दुर्घटना की औपचारिक जांच है वो शुरू कर दी है कि प्रथम दृष्टया ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसे का कारण क्या था। जांच एजेंसी भी एक टीम दिल्ली से जो विमान को ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स के कार्यालय में पहुंच चुकी है, जबकि दूसरी टीम बारामती के लिए रवाना हो गई है। कंपनी का ये कहना है कि विमान में कोई बड़ी एक तकनीकी खामी नहीं थी और रखरखाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी की गई थी। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि अगर तकनीकी खामी नहीं थी तो लैंडिंग के वक्त ऐसा क्या हुआ जिसने हालात को बेकाबू बना दिया? क्या रनवे की विजिबिलिटी पर्याप्त नहीं थी? और क्या मौसम एक बड़ा कारण था? क्या कोहरे के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है जो ये हादसा हुआ है? और क्या एयरपोर्ट के नेविगेशन सिस्टम में कोई चूक हुई थी या फिर मानवीय भूल ने इस हादसे को जन्म दे दिया? यही वे सवाल है जो भारत इससे पहले कई बार पूछ चुका है। कई बार भारत और भारतीयों ने ये जानने की कोशिश भी की है कि जब देश ने विमान और हेलीकॉप्टर हादसे में अपने बड़े नाम खोए हैं। संजय गांधी की मौत ने एक पीढ़ी को झकझोर दिया था। माधवराव सिंधिया के विमान हादसे ने राजनीति को सदमे में डाल दिया था और GMC बालयोगी के हेलीकॉप्टर क्रैश ने संवैधानिक संस्थाओं को झकझोर दिया था, उनको सदमे में डाल दिया था। जनरल विपिन रावत को लेकर हो, उनके भी हेलीकॉप्टर हादसे ने पूरे देश को शौक में डुबा दिया था। होमी जहांगीर भाभा जैसे महान वैज्ञानिक की विमान दुर्घटना में हुई मौत ने भारत की वैज्ञानिक यात्रा को एक गहरा आघात पहुंचाया था। और हर हादसे के बाद जांच बैठी, रिपोर्ट आई, सिफारिशें हुई, लेकिन समय बीतने के साथ वही सवाल फिर लौट आए कि क्या हमने वाकई कुछ सीखा है? क्या विजय रूपाणी की मृत्यु के बाद में हमने कोई सीखा है? और आज बारामती की इस घटना ने फिर से उसी जख्म को एकदम हरा कर दिया है और वही सवाल खड़े किए गए हैं कि VIP मूवमेंट की हवाई सुरक्षा कितनी मजबूत है। छोटे और मझोले जो हवाई अड्डे हैं वहाँ पर अत्याधुनिक लैंडिंग सिस्टम, विजिबिलिटी उपकरण और इमरजेंसी रिस्पांस कितने सक्षम हैं। CCTV में उठता हुआ ये एक विशाल आग का गुब्बारा सिर्फ एक दुर्घटना की तस्वीर नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की आईना है जो हर बड़े हादसे के बाद कुछ दिनों तक सवालों से घिरी रहती हैं और फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य मान लिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय पूरा देश शौक और सदमे और अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है। लोग जवाब चाहते हैं, परिवार सांत्वना चाहता है और सिस्टम से यही उम्मीद की जा रही है कि जांच सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे। आधिकारिक पुष्टि और AAIB
कि विस्तृत रिपोर्ट आने तक तमाम बातें दावों, रिपोर्ट्स और सूत्रों के दायरे में हैं, लेकिन सब कुछ बाहर आ जाना चाहिए ताकि देश ये जान सके कि बार बार ये जो बस एक्सीडेंट और ये जो विमान हादसे होते हैं इनके क्या कारण हैं और क्या नहीं। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि ये घटना महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि हवाई सुरक्षा, वीआईपी प्रोटोकॉल और आपातकालीन जैसी प्रक्रियाओं को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब व्यवस्था चूकती है तो कीमत केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा देश चुकाता है। और बारामती के आसमान में उठा वह आग का गुब्बारा इसी कड़वे सच्चाई की याद दिलाता है कि कितना भयानक हादसा है। आज सभी नेताओं ने बारी बारी से ट्वीट करके इस हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री स्वयं ने ट्वीट किया। नितिन गडकरी ने बताया कि वे मित्र थे, पारिवारिक रिश्ते के तौर पर थे। बहुत कमी खल रही है। पूरा देश आज एक बार स्तब्ध रह गया। हादसों के बाद में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक संवेदना बनी, बहुत बहुत कठिन विषय होता है उस परिवार के लिए ये सब कुछ सुनना, देखना, और उनके समर्थकों के लिए सब कुछ देखना और सुनना। आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज हम आपको किसी राजनीति की नहीं, किसी सत्ता की नहीं, बल्कि उस शक्ति की कहानी बताने जा रही हैं जो बिना शोर किए, बिना प्रचार के और बिना किसी के स्वार्थ के चुपचाप जिंदगियां बचाती हैं। और आज हम बात कर रहे हैं रक्तदान की, और उस रक्तदान की जो किसी मशीन से नहीं बनता, किसी फैक्ट्री में नहीं बन कर के तैयार होता, बल्कि इंसान के भीतर से निकालकर किसी दूसरे इंसान की धड़कनों को बचाया जाता है या बनाया जाता है। और इसी सोच के साथ लाल बूंद जीवनदाता सेवा समिति द्वारा एक महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन स्वर्गीय श्री सुरेश कुमार गोदारा निवासी बागली की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर रखा गया है, यानी एक ऐसे व्यक्ति की स्मृति में जिसने जीवन भर समाज के लिए सोचा। युवा अवस्थाओं में इस तरीके के व्यक्ति का जाना बहुत दुखद होता है, और अब उसके नाम से समाज के लिए जीवन बचाने का कार्य किया जा रहा है उनकी मित्र मंडली की ओर से। सुरेश अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, और 1 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। बहुत ही कम समय में सुरेश का जाना ये बहुत स्तब्ध कर देने वाला विषय था। 1 साल पहले उनका निधन हो गया था। ये रक्तदान शिविर गुरुवार 29 जनवरी 2026 को आयोजित होगा। प्रातः 10 बजे से इनका समय रहेगा, शाम 4 बजे तक, और स्थान रहेगा बागली साचोर। और ये कोई साधारण आयोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो रक्त दिया जाएगा वे किसी पोस्टर की शोभा नहीं बनेगा, बल्कि किसी ऑपरेशन थिएटर में बहती हुई जिंदगी बनेगा, किसी माँ की आंखों में उम्मीद बनेगा और किसी बच्चे की सांसों में भरोसा बनेगा। आज देश में हर दिन हज़ारों मरीज सिर्फ एक इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि समय पर ब्लड उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। और तब सवाल उठता है कि क्या 1 यूनिट रक्त देना इतना कठिन है, जबकि वही 1 यूनिट रक्त किसी की पूरी ज़िंदगी बन सकता है, किसी का सुहाग बच सकता है और किसी के जीवन की रोशनी बन सकता है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए ये बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। आयोजकों का स्पष्ट संदेश है कि आपका ब्लड किसी की धड़कन बन सकता है, और आप द्वारा किया गया एक छोटा सा सामाजिक क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किसी परिवार की पूरी दुनिया बचा सकता है। और ये आयोजन केवल एक व्यक्ति या एक परिवार का नहीं है, बल्कि सुरेश के लिए चाहने वाले पूरे मित्र मंडली की ओर से समाज को दिया गया एक संकल्प है कि शौक को शक्ति में कैसे बदला जाए, दुख को दान में कैसे बदला जाए, और स्मृति को सेवा में कैसे बदला जाए। आयोजनकर्ताओं ने समाज के हर सक्षम व्यक्ति और हर वर्ग और हर तबके से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें और किसी अनजान की ज़िंदगी में रोशनी की एक छोटी सी किरण एक भगवान बनकर के आए। क्योंकि याद रखिएगा कि रक्तदान महादान है। ये न धर्म देखता है, न जाति, न राजनीति। ये सिर्फ एक जीवन को दूसरे जीवन से जोड़ता है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि अगर आप सच में किसी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो फूल से नहीं, रक्त से दीजिए, क्योंकि फूल मुरझा जाते हैं लेकिन दिया गया रक्त सांसों में हमेशा के लिए बहता रहता है। और जिन जिन लोगों को ब्लड की आवश्यकता होती है वे आपको जीवन भर याद करते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन अगर आप किसी के काम आए हैं तो वो ऊपर वाला ज़रूर देखता है।
आप ज़रूर अधिक से अधिक संख्या में इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा रहें। आज की दोनों खबर स्तब्ध कर देने वाली है, लेकिन जुड़े रहिए रेड प्लस न्यूज़ के साथ।